आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 9 जो कि साउथ अफ्रीका और कनाडा जैसी उन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, जो कि काफी हद तक अब सीधे सीधे उसको एक मिसमैच ही कहेंगे। जो कि कनाडियन टीम एक कुछ खास ऐसी टीम आपको देखने को मिलेगी नहीं टी20 फॉर्मेट में भी, जो कि कुछ खास टक्कर साउथ अफ्रीका को दे पाए। हालांकि साउथ अफ्रीका के पास अगर कोई बहुत बुरा दिन आता है तब शायद ऐसा कोई क्लोज फाइट हो, लेकिन काफी हद तक आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जीतने वाली टीम तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की ही होगी। तो ये तो काफी हद तक क्लियर है कि कौन सी ऐसी टीम है आज के इस मैच में जिसको फेवर करते हुए आपको आज के इस मैच की अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। बाकी ये मुकाबला जो कि 9 फरवरी को 7 बजे शाम को खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के इस मैदान पर। तो टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ओवर्स का भी फैक्टर है जो कि इस मैदान पर लेकर के आता है, और साथ ही साथ जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी उसके फैसले को, बैटिंग या बॉलिंग करने वाले फैसले को इन्फ्लुएंस भी करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक और बात कि कनाडा की टीम खेल तो रही है आज के इस मैच में, तो उधर से भी कुछ ना कुछ प्लेयर्स तो आपको 2 से 3 मैक्सिमम लेकर के जाने ही पड़ेंगे अपनी फैंटेसी टीमों में। तो वो कौन से ऑप्शन होंगे वो देखना काफी जरूरी है, जो कि पिच रिपोर्ट हम देखना शुरू करेंगे। बेसिकली इस पिच रिपोर्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के बैटर या बॉलर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होंगे, और उसमें आखिरी 9 मैचेस जो इस मैदान पर खेले गए हैं उसका सारा का सारा स्कोर कार्ड आपके सामने है। और बड़ी यूनिक सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का यह जो मैदान है, जहां पर 3 तरीके की पिचेस आपको देखने को मिलती है। एक तो सीधे सीधे रेड सॉइल की पिच होगी, एक ब्लैक सॉइल की पिच होती है यहाँ पर, और एक ऐसी पिच भी होती है जो कि मिक्स सॉइल की होती है, यानी कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों को मिला करके बनाई जाती है। और जो दोनों को मिला करके बनाई जाने वाली पिच है वो काफी हद तक बैलेंस इन नेचर होती है, ठीक ठाक बाउंस होता है, ठीक ठाक पेस होता है विकेट पर। बल्लेबाजी के लिए पिच ज्यादा आसान होती है, लेकिन वहीं पर अगर लाल मिट्टी की पिच देखने को मिल जाए तो वहां पर अच्छा पेस और बाउंस होगा, बल्ले पर गेंद अच्छी आएगी, लेकिन साथ ही साथ तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर हेल्प होगी। शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स में गेंद में सीम मूवमेंट होगा, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो सीम मूवमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर काली मिट्टी की पिच अगर आ गई तो वहां पर स्पिनर्स का रोल होता है, और ऐसे तेज गेंदबाजों के चेंज ऑफ पेस अच्छी करते हैं, बाउंस थोड़ा सा वहां पर कम होगा। तो रन बनाना कंपैरेटिवली उतना आसान यहाँ पर होता नहीं, लेकिन फिर भी आखिरी 9 मुकाबलों की 18 इनिंग्स जो यहाँ पर पिछली खेली गई हैं उसमें अगर आपको मैं सीधे सीधे कहूं तो 11 बार ऐसा हुआ है जो 200 प्लस का स्कोर यहाँ पर आपको बनता दिखाई पड़ा है। मेजॉरिटी मैचेस में हर एक मैच की पहली इनिंग में आपको यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर बनता दिखाई पड़ता होगा, जिसमें इन आखिरी 9 मुकाबलों में एक तो ये आरसीबी ने यहाँ पर 190 रन बनाए हैं, यहाँ पर गुजरात ने 196 रन बनाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 200 जैसा स्कोर है। लेकिन बाकी सभी मैचेस में आपको ना 200 प्लस का स्कोर पहली इनिंग में बनता दिखाई पड़ेगा। इवन जो आखिरी मैच भी यहाँ पर 19 दिसंबर 2025 को हुआ है उसमें भी इंडियन टीम ने 231 रन बनाए पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए, जहां पर साउथ अफ्रीका ने चेज करते हुए 201 रन बनाए हैं 8 विकेट पर। तो आउट एंड आउट एक बहुत ही तगड़ी पिच आपको यहाँ पर बैटिंग के लिए देखने को मिलती है, जिसमें आपको मैंने बताया जो 3 तरीके की पिचेस होती है उसका नेचर कैसा होगा। और बाकी स्पिन और पेस के आंकड़े को देखने के लिए अगर आप वापस आए तो देखेंगे कि पिछले उन 9 मुकाबलों में स्पिन को केवल 30 विकेटें मिली हैं, जबकि तेज गेंदबाजों को 83 विकेटें मिली हैं। 39 पहली इनिंग में, 44 सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिन को 30 में से 12 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में। और वहीं पर रिजल्ट्स की बात करें तो इन 9 मुकाबलों में 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जो कि काफी हद तक इस बात को क्लियर करती है कि बहुत तगड़ी बैटिंग पिच है। रन यहाँ पर जम के बनते हैं, लेकिन इतने रन बन जाते हैं कि सेकंड इनिंग में वो रन को चेज करना आसान होता नहीं। और साथ ही साथ जो तीनों तरीके के पिचेस यहाँ पर है ना, वो सेकंड इनिंग में बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प करती हैं, यानी कि थोड़ी सी बैटिंग को यहाँ पर मुश्किल कर देती हैं। ये बात काफी हद तक कंक्लूजन के तौर पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो किस मिट्टी वाली पिच को आज आप देखेंगे इस मैच में यूज होते हुए, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बता दूंगा, और उसकी बेसिस पर हमारी फाइनल टीम क्या होगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी देखिए साउथ अफ्रीकन टीम का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, जो काफी हद तक आइडेंटिकल है, जो रिसेंट टाइम में देखने को मिला है वो आपके सामने है, जिसमें ये इनके 5 प्रॉपर मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और निश्चित तौर पर उसमें कभी कभार आपको यहाँ पर मार्करम भी अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी बेंच पर भी मफाका है, जॉर्ज लिंडे है, एंड्रिक नोर्किया है, जेसन स्मिथ हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े हर एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को तो सभी लोग जानते ही होंगे। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत मुझे तो खास करके है नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब यहाँ से आप प्लेयर्स पिक करना चाहेंगे तो क्विंडर डिकॉक हो गए, मार्करम हो गए, रियान रिकेल्टन हो गए, डिवाल ब्रेविस हो गए, और नीचे से अगर आप बॉलिंग में देखेंगे तो कार्बिन बॉस हो गए, मार्को एंसन, केशव महाराज, लुंगी एंगिडो, रबाडा।
अब इन जो 8 ऑप्शंस आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ना 9 ऑप्शन बेसिकली, जिसमें 5 बॉलर हैं और ये टॉप ऑर्डर है 4 बैटर हैं। और उसके बाद भी जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे ट्रिस्टन स्टस कमाल के फॉर्म में रहे हैं। रिसेंट टाइम में आउट तो हो ही नहीं रहे, अगर आप इनकी आखिरी कुछ इनिंग्स अगर आप देखें तो लगातार नॉट आउट लौटे हैं। और इन पिछले 10-12 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो केवल एक यहाँ पर 4 रन बना करके और एक यहाँ पर 9 रन बना करके आउट हुए, वरना हर मैच ये फिनिश करके गए हैं। और इससे एक और भी हमको कंक्लूजन मिलता है कि इनकी बैटिंग एक तो बहुत कम समय के लिए आती है तो ये मैच को फिनिश करके जाते हैं। और इसका ये भी एक मतलब है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो काफी जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि आपको देखने को मिलेगा भी। क्विंटन डिकॉक जबरदस्त फॉर्म में है, इवन मार्करम तो बल्ले से रन तो बना ही रहे हैं, बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ रहे हैं। और रयान डिकल्टन भी जबरदस्त तरीके की पानी रिसेंट टाइम में खेलते दिखाई पड़े हैं। डेवाल ब्रेविस भी उसमें अगर आप ऐड करें तो निश्चित तौर पर कंसिस्टेंट उतने नहीं है, लेकिन रन इनसे भी बने हैं। तो ऊपर से टॉप ऑर्डर के 3 बैटर्स तो सीधे सीधे आपकी टीम में आते ही हैं। और उसके बाद या तो आप डेवाल ब्रेविस को या तो ट्रिस्टन स्टफ्स को, दोनों में से किसी भी एक को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा अपना कंक्लूजन रहेगा आज के इस मैच के लिए। और उसके बाद जब बॉलिंग में देखेंगे तो कॉर्बिन बॉस, जिनके आखिरी कुछ मुकाबले उठा करके अगर आप देखें तो विकेटों की भरमार इन्होंने लगाई है, केवल एक मैच में विकेटलेस गए हैं। और उसी में मार्को एंसन को ऐड कर दें तो इनके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इनकी जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी है उसके बारे में। और इस तरीके की पिचेस पर तो केशव महाराज और लीथल हो जाते हैं। रिसेंटली फॉर्म भी बहुत अच्छा है। एंगीडी और रबाडा 2 ऐसे ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जो है तो बहुत बड़े नाम बॉलिंग की एरिया में, लेकिन उतनी विकेटें रिसेंट टाइम में निकाल पाए नहीं है। तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स के अलावा ये जो कॉर्बिन बॉस, मार्को एंसन और केशव महाराज जैसे 3 बॉलर हैं, ये भी सीधे सीधे हमारी टीम में आ जाते हैं। तो 6 तो पक्के ऑप्शन हमारे पास हैं, जो कि उनको लेकर के कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए दिमाग में। और उसी में निश्चित तौर पर आप चाहें तो बाकी के दोनों ही बैटर्स बॉलर्स, माफ करिएगा, एंगेडी और रबाडा को सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं अगर ये खेल रहे हैं, या इनकी जगह पर कोई दूसरा बॉलर भी खेल रहा है तो उसको भी। वरना आप चाहें तो कोई एक बॉलर इसमें से रखिए और प्लस एक एक्स्ट्रा बैटर बढ़ा लीजिए। वो डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है। मेरा अपना सजेशन होगा, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो और चाहे सेकेंड इनिंग की बैटिंग हो, ऊपर से जो 3 बैटर्स हैं उनके अलावा या तो ब्रेविस या तो ट्रिस्टन स्टफ्स को, ब्रेविस को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट, तो उनको आप जरूर ट्राई करिए। बॉलिंग से निश्चित तौर पर बाकी ये जो 3 नाम है, एक बॉलर या एंगीडी को या रबाडा को अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। प्रेफरेंस मैं आपको बताऊं तो पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो एंगीडी, सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तो रबाडा, ये प्रेफरेंस आप तय कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो कम से कम 7 से 8 प्लेयर ऐसे हो जाते हैं, 8 प्लेयर कम से कम, जो आपकी साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से सीधे टीम में आते हैं। लेकिन उसमें भी पूरी सेफ्टी लेकर के जानी है, यानी कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो ऊपर के चारों बैटर को पिक करिए और निश्चित तौर पर ये तीनों बॉलर के अलावा बाकी दोनों बॉलर को भी उठा लीजिए, तो 9 प्लेयर सीधे सीधे आपकी टीम में साउथ अफ्रीका की तरफ से आ जाएंगे। तो 2 ही स्पॉट बचेगा कनाडा की तरफ से। लेकिन ये तय करने के लिए अभी आपको कनेडियन टीम को भी देखना पड़ेगा कि कैसी टीम वो है, उसकी तरफ क्या वो ऐसी ही टीम है बेसिकली जिसकी तरफ से 2 या 3 ही प्लेयर मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो काफी श्योर शॉट है कि आप साउथ अफ्रीका की तरफ से कम 8 से 9 प्लेयर रख सकते हैं। हेड टू हेड का कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों टीम आपस में कभी खेली ही T20। बाकी वेन्यू का डेटा जरूर मिल जाएगा। डिकॉक ने यहाँ पर 2 मैच 135 रन बना रखे हैं। मार्करम के आंकड़े यहाँ पर थोड़े से पुअर हैं। इवन रयान डिकल्टन भी यहाँ पर नहीं चला, लेकिन यहाँ पर ब्रेविस की बात कर लें, ट्रिस्टन स्टफ्स की बात कर लें, नंबर्स इनके काफी ठीक ठाक रहे। बाकी मिलर ने भी यहाँ पर काफी लंबे समय तक गुजरात टाइटंस के लिए अपने एज ए होम ग्राउंड इस पर खेला है, तो अनुभव इनको है। बाकी कॉर्बिन बॉस ने यहाँ पर एक मैच में 2 विकेट लिया है। यहाँ पर मार्को एंसन के 3 मैच में 2 विकेट हैं। केशव महाराज तो यहाँ पर नहीं खेले, लेकिन एंगीडी और रबाडा के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन सामने ऐसी टीम है कि उसको कुछ ज्यादा वैल्यू आपको देनी है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज तो आपको जिसको वैल्यू देनी है वो ये, जो सामने यानी कि ये जो साउथ अफ्रीकन टीम है, इनके जो बैटर्स हैं इनकी क्या वीकनेसेस हैं बॉलिंग को देखते हुए जो सामने की टीम के पास हैं। तो उसमें क्विंटन डिकॉक की बात करें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर थोड़ा सा फंसते हैं। 65 गेंद पर 71 रन बना करके 4 बार आउट हुए हैं। और ऑफ स्पिन इनकी एक मेजर कमजोरी है, 19 बार आउट हो चुके हैं 500 के करीब रन बना करके। तो एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज और ऑफ स्पिन बॉलर, जिसमें डेवाल ब्रेविस और मार्करम के खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी काफी यूजफुल होते हैं, उनके खिलाफ इनके आंकड़े खराब है। जिसमें ट्रिस्टन स्टफ्स की बात करें तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन, तो ये 3 टाइप ऑफ बॉलिंग है जो सामने की टीम में अगर है तो निश्चित तौर पर वो काफी यूजफुल हो सकती है साउथ अफ्रीकन बैटर्स के खिलाफ। और वो ऑप्शन अगर आप देखने आए और इस पूरी बैटिंग लाइनअप को देखें जो कनाडा की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली खेल सकती है, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। दिलप्रीत बाजवा हालांकि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन कभी कभार करते हैं, लेकिन वो कभी कभार ही करते हैं। टीम के कप्तान है, जब बैटर ही खेलेंगे या तो ओपन करेंगे या तो हो सकता है कहीं और नीचे बैटिंग करने आ जाए। युवराज शर्मा को ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी नवनीत धालीवाल है, निकोलस कीटन है, लेकिन एक प्रॉपर कोई
ऑफ स्पिनर इस टीम के अंदर है जो कि श्योर शॉट बॉलिंग करेगा, तो वो हर्ष ठक्कर है जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर है। उधर श्रेयस महुआ आपको विकेट कीपर बैटर के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके पास साद बिन जफर है, बाकी डिलियन हेलिंगर है, जसकरण दीप सिंह है जो कि, उसके बाद अंश पटेल है, बाकी कलीम सना बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लेयर बैटल के हिसाब से हर्ष ठाकर, कलीम सना और साथ ही साथ साद बिन जफर, ये 3 बेस्ट ऑप्शन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें निश्चित तौर पर एक अंश पटेल का भी ऑप्शन होगा जो लेफ्ट आर्म चाइना में बॉलिंग करते हैं, जिसकी सामने थोड़ी बहुत फंस सकती है साउथ अफ्रीकन टीम। बाकी इनका जो बेंच है उसको भी देख सकते हैं, और करियर के आंकड़े ये तो बहुत जरूरी है, इसको जरूर देखिए। जिसमें अंश पटेल के बारे में जान लीजिए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर 4 मैच में अभी तक 5 विकेट ले चुके हैं। और बाकी भी जो खिलाड़ी है, जिसमें युवराज शर्मा के 16 मैच 442 रन है, 36 का एवरेज है। ओवरऑल करियर के आंकड़े तो बहुत ही इंप्रेसिव हैं लगभग हर प्लेयर के, लेकिन उसी में साद बिन जफर के बारे में आपको जानना जरूरी है, हर्ष ठक्कर के बारे में जानना जरूरी है कि न सिर्फ ये लोग बॉलिंग करते हैं बल्कि प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलीम सना के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर देख लीजिए। 41 में 64 विकेटें हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि यही 3-4 प्लेयर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपकी टीम में आ सकते हैं। बाकी अगर आप रिसेंट फॉर्म के हिसाब से भी समझने की कोशिश करें चीजों को कि कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर आप देखें तो युवराज शर्मा निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में रन आते रहे इनसे, और इवन दिलप्रीत बाजवा ने भी रन बनाए हैं, और इवन नवनीत धानीवाल कंसिस्टेंस नहीं है लेकिन रन थोड़े बहुत आते रहे हैं। सेम चीज निकोलस कीर्टन के साथ भी होते रही है। हर्ष ठक्कर के उतने ना तो रन आए हैं ना तो बॉलिंग से विकेटें निकली हैं, लेकिन इनको मैं सीधे सीधे आपको बता ही चुका हूं कि ना सिर्फ हर्ष ठाकर, साद बिन जफर, ये 2 बेस्ट ऐसे ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जो कि एक प्रॉपर सेफर ऑप्शन के तौर पर आपके टीम में सीधे होने चाहिए। और बाकी अगर आप चाहें तो ऊपर से रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर किसी भी प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर सजेशन होगा कि अगर हर्ष ठक्कर को आप नहीं लेना चाहते तो इनकी यहाँ पर आप दिलप्रीत बाजवा को जरूर लेके जा सकते हैं। बाकी डिलियन हेलिंगर का बॉलिंग फॉर्म देख लीजिए, जसकरण दीप का देख लीजिए, और इवन अंश पटेल जो कि आखिरी 2 मैच तो विकेट नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट तो करूंगा कि अगर आज के इस मैच में खेल रहे होंगे तो इनको एज ए ट्रम्प आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद कलीम सना, जिनका करियर भी आपने पीछे देखा काफी बेहतर है एज ए बॉलर, अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन विकेटें निकालना जानते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ से 9 प्लेयर लेकर के जाना चाहते हैं तो वहां से 9 प्लेयर रखिए, साद बिन जफर और हर्ष ठाकर या दिलप्रीत बाजवा को पिक कर लीजिए। और अगर आप उधर से 8 ही प्लेयर लेकर के जा रहे हैं तो तीसरा प्लेयर आपके पास कलीम सना है, जिनको पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में अंश पटेल को अगर ये प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर आपको पिक करने हैं, ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ से सर्च नहीं करना है। बेसिकली हेड टू हेड का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, वेन्यू का भी कोई डेटा आपको कनेडियन प्लेयर्स का मिलेगा नहीं, लेकिन वीकनेसेस का डेटा आपको जरूर मिल जाएगा कि युवराज शर्मा लेफ्ट आर्म बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर काफी कमजोर है, इवन ऑफ स्पिन पर तो आंकड़े 10 का भी एवरेज नहीं है, बहुत ही खराब है। बाकी दिलप्रीत बाजवा और निकोलस कीर्टन भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते रहे हैं। और उसके बाद श्रेयस महुआ है, हर्ष ठक्कर हैं जो कि ऑफ स्पिन पर कमजोर पड़े, तो चाहे मार्करम हो, चाहे वो केशव महाराज हो, चाहे वो मार्को यानसन, या अगर क्वेनम अफाका खेल जाते हैं तो वो काफी यूजफुल होंगे इस पूरी की पूरी टीम के खिलाफ। और वैसे भी जो एक्सप्रेस पेस है साउथ अफ्रीकन टीम के पास, उसको झेलना काफी मुश्किल यहाँ पर होने वाला है पूरी की पूरी कनेडियन टीम को। तो निश्चित तौर पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रॉपर 5 बॉलर खेल रहे होंगे साउथ अफ्रीका के, उनको तो आप पिक कर ही सकते हैं, जिसमें लुंगे एंगिडी और साथ ही साथ रबाडा को किस प्रेफरेंस लेवल पर लेकर के जाना है वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए, वहां पर आपको मैं पिच रिपोर्ट बता दूंगा, फाइनल टीम दे दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो क्लैरिटी वैसे भी आपको मिल जाएगी। इसको यहाँ पे फिलहाल करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।